हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी ने अपना एग्जाम नोटिस जारी कर चुका है जो कि अगस्त में होने वाली है। और आपको पता है कि साइंस का उसमें कितना इंपॉर्टेंस होती है। तो उसको देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए ये क्लास। इस क्लास में हमने करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो कि साइंस की होने वाली है। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस 2025 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जितने भी रेलवे एग्जाम है उससे पहले में वो सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उस सभी को हम लेके आ रहे हैं इस क्लास में। इस क्लास के बाद ये है आज का डे 1। इसके बाद आपका डे 2, डे 3, इस तरह से जब तक रेलवे का एग्जाम नहीं हो जाता ग्रुप डी का तब तक ये मेरा क्लास चलते रहेगी। तो देखिए, आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन। इस क्लास में हम टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे के सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन होंगे जो कि रेलवे में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच लॉ स्टेट्स दैट अ गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड एमिटर। ठीक, अब समझिए, ये बोल रहा है कि ये जो नियम है, सॉरी, ये जो किस नियम में बोलता है कि एक गुड एब्जॉर्बर एक गुड एमिटर है। कहने का मतलब है कि अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है। अगर आप ऐसे समझिए कि आप दो प्लेट लीजिए, एक प्लेट ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का। आप देखिएगा कि दोनों को जब आप धूप में रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्लैक कलर का जो प्लेट है वो ज्यादा धूप एब्जॉर्ब कर ली, मतलब ज्यादा हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। बट व्हाइट प्लेट वाला उससे बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक कलर जो होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो वो रात में ठंड भी बहुत ज्यादा होगी। ये नियम वही बोलता है। तो ये नियम किसका नियम है? तो ये है आपका किरचॉफ का नियम। ठीक है, ये तो एक्सरे से रिलेटेड है, एक्सरे से रिलेटेड है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बोलता है कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नीफील्ड कितना होगा वो हमें बताता है ये वाला लॉ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड एमिटर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किरचॉफ का नियम हमें ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है। तो आप इसमें आप समझिए कि पहले नॉर्मल वाटर क्या होता है। नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला आपको पता है कि वो होता है H2O, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, वो होता है 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, वो होता है 16। अगर आप इसका मोलिकुलर वेट निकालिएगा तो 1 × 2, मतलब हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो टोटल कितना आ गया 18। तो ये नॉर्मल वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18। बट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर का मोलिकुलर वेट। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O, D फॉर ड्यूटेरियम, O फॉर ऑक्सीजन और 2। तो अब बोलेगा ड्यूटेरियम यहाँ पे क्या होता है। तो ड्यूटेरियम देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। 3 आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रोटियम, फिर आता है ड्यूटेरियम और होता है ट्रिटोरियम। ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन से के एटॉमिक, जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक भार होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है इसका भार। इसका जो आणविक भार होता है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, क्या एटॉमिक मास इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अब देखिए, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 2। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम का 2 हो गया, कितना है 2, और ऑक्सीजन का आपका हो गया 16। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 20। तो आणविक भार पूछेगा ड्यूटेरियम मतलब हैवी वाटर का, तो कितना हो गया 20। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 20 हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा बाबू? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि डेंगू इज काउज्ड बाय। डेंगू किसके वजह से होता है, किस चीज की वजह से, किसके कारण होता है? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, या फिर पॉल्यूशन की वजह से। तो आप समझिए कि एक कंफ्यूजन सभी के पास होगा कि डेंगू जो होता है वो मच्छर के काटने से वजह से होता है, बट ये 100% सही नहीं है। डेंगू जो होता है सिर्फ मच्छर के काटने से नहीं होता है। मच्छर का काम होता है बस एक वायरस को, मतलब डेंगू जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। क्या करता है वो, एक एडिज नाम का मॉस्किटो होता है, एडी इस नाम का मॉस्किटो होता है। ये इसका काम क्या होता है कि वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना। तो डेंगू आपका जो होता है वो वायरस के कारण होता है। मेन इसका जो रीजन होता है वो वायरस होता है। उसमें हेल्प कौन करता है? एडिज नाम का मॉस्किटो। अगर आपसे मच्छर पूछे कौन सा मच्छर, तो एडिज नाम का एक मच्छर होती है जो क्या करता है, वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाती है। बात समझ में आई? तो आपसे पूछा जाएगा डेंगू, तो ये हो जाएगा आपका वायरस की वजह से। बैक्टीरिया की वजह से क्या क्या होता है? हैजा बैक्टीरिया की वजह से होता है। टीबी भी आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड जो होता है वो भी आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। हैजा बीमारी हो, फंगस से क्या होता है, दाद खुजली वगैरह जो फंगस के, पॉल्यूशन से अस्थमा वगैरह जो होता है वो पॉल्यूशन से होता है। यहाँ पे हम आपको कुछ लिखे हुए हैं, जैसे पहला हो गया आपका डेंगू। तो डेंगू जो होता है वायरस की वजह से होता है, ये आपको पता ही हो गया। मलेरिया ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से, मतलब प्रोटोजोआ हो गया। फिर आपका हो गया चिकनगुनिया जो होता है वायरस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार मार लीजिए। ये पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। चिकन गुनिया किस बीमारी के कारण, सॉरी किसके कारण होता है, तो वो हो जाएगा आपका वायरस। टाइफाइड बता दिए बैक्टीरिया की वजह से। हैजा ये भी बैक्टीरिया हो गया आपका। टीबी रोग ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ये वायरस की वजह से। कॉमन कोल्ड
ये भी वायरस की वजह से, डार्ट जो होता है वो फंगस की वजह से होता है, और लास्ट में आता है एमीबाइसिस, ये होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, बीमारी है जो, और किस वजह से होता है, किस कारण होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। एक वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। अब इसमें वेग पूछ रहा है कि जब एक कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम एक ऊंचाई से गिराते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ड्रॉप इट करना। ड्रॉप इट करना मतलब होता है कि किसी चीज को एक स्थान से छोड़ देना, एक स्थान पे यहाँ पे रुका हुआ है और इसको छोड़ दिए, तो अब इसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये भी रेस्ट में है कि नहीं है। ये अभी अगर आप इसको देखें तो ये अभी क्या चीज में है, रेस्ट में, और इसको फिर हम छोड़ दिए तो रेस्ट था, उसके बाद फिर ये क्या हो गया, मोशन में हो गया। तो छोड़ने से पहले, जब ड्रॉप करने से पहले ये क्या चीज में था, रेस्ट में था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 0। और आपको पता है कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। वेग का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे जब इस ऑब्जेक्ट को जब हम छोड़ेंगे तो वो जब जैसे से नीचे होगी वो क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक्सेलेरेट, मतलब एक्सेलेरेट करते हुए, त्वरण करते हुए नीचे की ओर आएगी। एक्सेलेरेट करते हुए नीचे कितना, 9.8, हर सेकंड में इसका स्पीड 9.8 मीटर बढ़ेगी। हर सेकंड जैसे जैसे नीचे आएगी 9.8 मीटर इसका एक्सेलेरेट करेगी, मतलब स्पीड इसका बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे 9.8 मीटर सेकंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम बता दें कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगी तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये क्या होगी, एक्सेलेरेट होते हुए, मतलब त्वरण होते हुए नीचे की ओर आएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉपेड फ्रॉम द हाइट, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट से ड्रॉप करेंगे, अगर किसी चीज को फेंकते, यहाँ पे अगर थ्रो लिखा हुआ था तो फिर हम वहां पे तब फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता। समझ में आ रही है, जब किसी चीज को वहां से फेंक रहे होते तो पहले से उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता, कुछ ना कुछ वो उसका वेलोसिटी होता, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता। बट यहाँ पे बोला ड्रॉप करना, मतलब किसी चीज को छोड़ देना, वो पहले से रेस्ट में था, उसको वापस हमने छोड़ दिया। जब हम उस चीज को छोड़ दिए तब वहां पे हम बोल सकते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बाबू, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू से डिनोट करते हैं, यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, एक्सेलेरेशन मतलब त्वरण को हम लोग a से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी का पता है ये v से करते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मतलब वेग का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि कैन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन कि क्या किसी वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से अधिक हो सकती है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है, दूरी कभी भी विस्थापन से बड़ी हो सकती है या नहीं। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि आप यहां से इस तरह से कोई रास्ता है, ठीक है, ये है आपका इनिशियल पॉइंट और ये है आपका फाइनल पॉइंट। तो अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहां से इस तरह से जो इस तरह से ऐसे करके जो पूरा ट्रेवल करे, मतलब पूरा दूरी को कवर करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जो टोटल दूरी हम कितना टोटल दूरी तय किए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, इस तरह से चलते हुए 3 बार हम यहाँ पे ऐसे किए, हमने टोटल कितना डिस्टेंस, कितना दूरी तय किया, वो सारा हमारा क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपका डिस्टेंस। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस मतलब दूरी कहलाएगी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मतलब विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, विस्थापन बोलते हैं। मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे समझिए जैसे भी हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से एक बार गए फिर दोबारा हम गए, अब बोले डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा हमने 2 बार इस तरह से किया, तो 2 बार मतलब एक बार जाने में 1 मीटर, फिर दोबारा यहाँ एक बार वहां से यहाँ आए 1 मीटर, फिर यहाँ से वहां गए 2 मीटर, फिर वापस यहाँ आए 3 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कि वहां से और फिर हम यहाँ पे रुके, इनिशियल पॉइंट मेरा वो था, फाइनल पॉइंट वो है, तो इस दोनों के बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो गया, 1 मीटर। तो यही बोल रहा है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग विस्थापन बोलेंगे। पर दूरी क्या होगा, जो
पूरा कितना डिस्टेंस हम लोग कवर किए उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। कितना जगह इस तरह से यहां से आए और इस तरह से कितना डिस्टेंस कवर किए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब सवाल यह है कि क्या विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ी हो सकती है या नहीं। तो अब देखिए समझिए क्या हो सकती है। डिस्टेंस जो होता है बाबू, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी। डिस्प्लेसमेंट का, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, या तो दूरी या तो विस्थापन से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। बट कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ी नहीं हो सकती है, समझे। कभी भी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है। इक्वल हो सकता है लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। हाँ, दोनों एक टाइम पे इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब हम कोई स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे। जब स्ट्रेट लाइन पे चलिएगा तब आप देखिए कि इसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो अब जब दूरी तय करेगी, डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, और अगर दूरी भी तय करेगा तो भी है। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा किसका, डिस्टेंस का। बट इसके बाद इसके सिवा दूसरे हर कंडीशन में हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा। हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। बट ये कंडीशन छोड़ के बाकी सब कंडीशन में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। बात समझ में आई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या किसी वस्तु का विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है। यस, ऑलवेज गलत। ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन में दोनों बराबर होगा। डी बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस होगा। ठीक है। यस, समटाइम्स, कभी कभी ये भी गलत होगा। नो, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। बात समझ में आई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट इन अ वायरस। वायरस में क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए, वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड आरएनए या फिर डीएनए, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। इसको सुरक्षा कौन देता है, इसको सुरक्षा देता है प्रोटीन। कौन देता है, प्रोटीन। तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन क्या करता है, आरएनए या फिर डीएनए को सुरक्षा देता है। कहने का मतलब है, एक आप गिफ्ट बॉक्स लीजिए। गिफ्ट बॉक्स के अंदर में जो है, गिफ्ट बॉक्स के जो अंदर में है, जो अंदर में उसमें आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। दोनों कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। और इसको जो कवर किया हुआ है वो किया हुआ है प्रोटीन। क्या किया हुआ है, प्रोटीन। तो इसको कवर किया हुआ है प्रोटीन। तो ये था हमारा वायरस। तो वायरस में क्या प्रेजेंट होता है, या तो आरएनए या तो डीएनए, और इसको कवर करता है प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए या फिर डीएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, और इसको कवर करता है कौन, प्रोटीन। मतलब कि अगर आप गिफ्ट बॉक्स ले तो गिफ्ट बॉक्स के अंदर जो है वो है या तो आरएनए होगा या तो डीएनए, और उसको गिफ्ट बॉक्स का जो कवर होगा वो क्या होगा, आपका प्रोटीन होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ हम चीज लिए हुए हैं। अब जैसे वायरस के बारे में हम आपको बता दिए कि ये न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए या फिर प्रोटीन प्लस में प्रोटीन से बना होता है। ये नॉन सेलुलर मतलब इसमें कोशिका नहीं होती है। ये आउटसाइड मतलब किसी भी इंसान अगर ये बॉडी के अंदर हो, वायरस आपसे पूछा जाए कि वायरस क्या है, लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आंसर है कि अगर बॉडी के अंदर हो तो ये लिविंग थिंग्स मतलब सजीव हो जाएगी। अगर बॉडी के बाहर हो ये नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आउटसाइड होस्ट ये नॉन लिविंग थिंग्स होगा, और इनसाइड होगा मतलब अंदर होगा ये सजीव होगा, लिविंग थिंग्स होगा। बात समझ में आई। इस तरह से बैक्टीरिया के बारे में लिखा है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे हमने लिखा है नो ट्रू न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें 70S राइबोसोम होता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 70S राइबोसोम, सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर डीएनए और 70S राइबोसोम से ये बना होता है। फिर इस तरह से फंगस के बारे में, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में आपको पता है कि इसमें न्यूक्लियस भी होते हैं और 18S राइबोसोम ये कैरी करता है। तो इसमें भी लिखा हुआ है सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और 80S राइबोसोम होते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब किसी और से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं फंगस। फिर है शैवाल के बारे में, ये भी यूकैरियोटिक कोशिका में आ जाता है। इसमें भी इस तरह से सेल वॉल राइबोसोम 80S राइबोसोम होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, शैवाल।
प्रोटोजोआ के बारे में बात करें तो ये भी यूकेरियोटिक कोशिका होता है और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस एटीएस राइबोसोम होते हैं और ये एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है। ये था फैक्ट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि हु प्रोड्यूस द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन 1687 ईस्वी में दिया गया था। 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में किन्होंने दिया था? तो वो दिए थे हमारे सर आइजक न्यूटन जी ने। इन्होंने दिए थे, कब दिए थे? 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में। और यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का वो हम लोग कैपिटल जी बोलते हैं, कैपिटल जी जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? क्या होता है? तो ये समझिए कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कहने का मतलब है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, अपने अट्रैक्ट मतलब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन लगाती है। कहने का मतलब है कि जैसे ये पेंसिल, ये भी अब मेरे तरफ मुझे अट्रैक्ट करी और हम भी इसको अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये भी हमें अपनी तरफ खींच रहा है। इस तरह से जैसे कहीं पे भी हम भी दूसरे प्लेनेट की बात करें तो वो भी हमें अट्रैक्ट करिए और हम भी उसको क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है। बात समझ में आई? तो ये बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने दिया था। इसका स्पेलिंग गलत है, GALILIO होगा। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ है। जैसे हमने देखा है सर आइजक न्यूटन 1642 में इसका जन्म हुआ था, 1727 में ये इन्होंने क्या क्या दिया था? मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था? सबसे पहले यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इन्होंने दिया था। उसके बाद थ्योरी ऑफ 3 लॉ ऑफ मोशन, आपको पता होगा न्यूटन के नियम जो हम लोग मोशन में पढ़ते हैं, मोशन चैप्टर में गति के नियम, वो भी इन्होंने ही दिया था सर आइजक न्यूटन ने। और बाइनोमियल थ्योरम ये भी दिए थे। गैलीलियो क्या क्या दिए थे? तो ये आपका लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज, पेंडुलम, टेलीस्कोप और सपोर्ट हेली। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जाने तो ये दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसको नोबेल का प्राइज मिला था, बट ये गलत है। इसको नोबेल का प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1921 में। 1921 में मिला था। ब्रोमेन मोशन भी इन्होंने दिया था। अब इनका देखिए कुछ इंपॉर्टेंस वर्क है जो F = G/m1/m2/r², S/ut + ½ गैलीलियो ने दिया था। E = mc², ये दिए थे कौन? आइंस्टीन ने। केप्लर का 3 नियम्स कौन दिए थे? केप्लर जी ने दिए थे। और इस तरह से बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं। कौन कौन से बुक? प्रिंसिपिया नामक बुक में कौन? न्यूटन जी ने, सर आइजक न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक बुक में ये सारे थ्योरी वगैरह लिखे थे। ये भी आपको प्रिंसिपिया नामक बुक में मिल जाएगा और ये भी आपको प्रिंसिपिया दोनों का दोनों 1687 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि व्हाट इज अ मशरूम। मशरूम क्या है? तो अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मशरूम एक पौधा है, बट मशरूम कोई पौधा नहीं होता है, क्योंकि पौधा का कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे मशरूम अपना खाना खुद नहीं बनाता है, इसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है और ये अपना खाना खुद से नहीं बनाती है। ये क्या करती है? डेड प्लांट हो गया या फिर डेड बॉडी हो गया, उससे अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। तो मशरूम एक क्या है? फंगस है। क्या है? कवक है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि मशरूम नॉन वेज में आता है या फिर वेज में आता है। ठीक है, आप कमेंट में वो बताइएगा। तो अब यहाँ पे मशरूम के बारे में हम जान गए कि मशरूम एक कवक होता है, क्योंकि ये पौधा तो है नहीं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जंगल वगैरह कहीं पे भी पौधा वगैरह कटा हुआ है, सूखा हुआ, उसमें सड़ा हुआ गला हुआ चीज में वहां पे क्या होता है? मशरूम हो जाती है। तो मशरूम क्या करता है? डेड प्लांट्स या फिर डेड बॉडी से क्या करता है? न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि ए हाई पिच एंड ए लो पिच साउंड हैव डैश रिस्पेक्टिवली। हाई पिच और लो पिच के बारे में मतलब अगर किसी चीज का पिच डिपेंड करता है किस पे? पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी, अगर पिच फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो रही है तो पिच भी क्या होगा? हाई होगा। और लो फ्रीक्वेंसी लो पिच मतलब फ्रीक्वेंसी भी लो। तो ये हो गया आपका लो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पे। लाउडनेस पे लो फ्रीक्वेंसी नहीं। अगर पिच हाई है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? हाई होगा। फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी ऑप्शन गलत। हाई फ्रीक्वेंसी, हाँ देखिए पिच हाई है,
पिच हाई, फ्रीक्वेंसी भी हाई, लो पिच तो फ्रीक्वेंसी भी लो। तो ये हो गया आपका राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पे, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का अगर ऐसा यूनिट पूछे, इसका अगर ऐसा यूनिट पूछे, ऐसा यूनिट होता है इसका हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, हर्ट्ज होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन। क्वालिटी, क्वालिटी साउंड का क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, तो साउंड का क्वालिटी डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। आपको कमेंट में ये बताना है कि हम कैसे पता करते हैं कि ये आवाज, जैसे किसी चीज का आवाज आप सुनते हैं तो आप बता देते हैं कि ये आवाज उसका है, मतलब किसी पर्सन का है, वो किस वजह से पता करते हैं, ठीक है। ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर होता है लिफ रिफ्लेसिया। रिफ्लेसिया नामक ये जो होता है इंडोनेशिया या फिर मलेशिया के रेन फॉरेस्ट जंगल में, मतलब बारिश वाला, जहाँ पे बारिश वगैरह जंगल होता है वहां पाया जाता है। इसके बारे में हम बताएं तो ये फूल का जो डायमीटर होता है वो लगभग 1 मीटर का होता है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। वेट के बारे में बोले, वेट के बारे में तो ये 10 से लेके 11 केजी के लगभग में होता है। और इसका ये परजीवी भी होता है, मतलब कि इसमें ना जड़ वगैरह, पत्ती वगैरह कुछ नहीं होता है, ये परजीवी होता है, दूसरे पेड़ से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। तो ये परजीवी होता है। इसका डायमीटर 1 मीटर होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर। वेट का बात करें तो 10 से 11 केजी होता है। और इसका जो स्मेल होता है ना, स्मेल वो बहुत बदबूदार होता है, बहुत बदबू करता है, जिससे क्या, ये इसका बदबू करने का रीजन है कि ये कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा फूल। ये एग्जाम में ग्रुप डी में 2-3 बार पूछा गया, मतलब रेलवे में 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका रिफ्रेशिया, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला है विच इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर। विश्व का सबसे छोटा पुष्प। तो विश्व का सबसे छोटा पुष्प है वॉल्फिया। वॉल्फिया ये आप इंडिया वगैरह में भी देखे होंगे कि ये पानी में छोटे छोटे तालाब वगैरह में छोटे छोटे रहते हैं। इसका डायमीटर लगभग होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है। वॉल्फिया होता है वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है। तो ये हो गया आपका, ये पानी वगैरह में, पानी में पाया जाता है, पानी में छोटे छोटे तालाब वगैरह में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लॉव ऑब्टेन। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है। तो लौंग जो होता है, लौंग अगर आप लौंग देखे होंगे वो क्या होता है, फूल का जो कली होता है ना, फूल मतलब फूल होने से पहले जो कली होता है, वो कली को ही तोड़ के उसको सुखाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लौंग, ठीक है। तो मूल से, रूट से नहीं, ये गलत हो जाएगा। फल फ्रूट्स ये भी नहीं हो जाएगा, स्टीम ये भी नहीं हो जाएगा। फूल की कली से, फूल का कली को क्या करता है, सुखा दिया जाता है, उसी वही लौंग होता है। तो वही क्वेश्चन बोला समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है, तो वो हो जाएगा आपका फूल के कली से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 13 से पहले, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट। तो इसमें साउंड का स्पीड, आपको पता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडिया की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही वो क्या होती है, साउंड ट्रेवल करती है। सबसे ज्यादा स्पीड उसका क्या होता है, सॉलिड में साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है लिक्विड में, और उसके फिर होता है गैस में, ठीक है। सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। यहाँ पे बोला है कि इसमें से निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का गति सबसे अधिक होगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन से, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, लिक्विड में तो नहीं होगा क्योंकि सॉलिड है, तो लिक्विड में नहीं होगा। वैक्यूम में इसका 0 होता है, वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करती है, तो वैक्यूम में 0 होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। एट एयर टेम्परेचर मतलब ये क्या, एक तरह से गैस है, तो गैस ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें इसमें इसका स्पीड होता है 343। वाटर में होता है, अगर प्योर वाटर है तो 1500 मीटर पर सेकंड होता है, इसमें 343 मीटर पर सेकंड है। और आयरन में जो होता है इसमें लगभग 5100 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, आयरन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बाबू, आयरन में साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इस ऑप्शन के थ्रू अगर देखें तो साउंड का स्पीड यहाँ पे आयरन में। ऐसे भी अगर आपको नहीं भी पता है, आपको बस इतना पता है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है, तो वहां से भी आप ऑप्शन से हटा सकते हैं। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती, तो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया। वाटर लिक्विड है तो सॉलिड यही है, तो सॉलिड से लिक्विड, तो ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। और अगर हम एयर में देखें, एयर एट रूम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो उसके थ्रू एयर मतलब गैस है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। सॉलिड एक ही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोहा, आयरन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का कारण बनता है। मिक्सिंग इट विद अनदर सब्सटेंस, किसी अलग सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या वो स्टेट को चेंज करेगी। स्टेट चेंज करने का मतलब है कि अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर वो सॉलिड में है तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। क्या ये सही है? नहीं। अगर आप देखें तो पानी का घोल लीजिए और प्लस में उसमें चीनी डाल दीजिए, तो क्या इसका स्टेट चेंज हो गया? तो नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन में भी बोला है डिजोल्विंग द सब्सटेंस, पदार्थ को घोलना, पदार्थ को घोलने से भी कोई भी चीज स्टेट चेंज नहीं होता है। कटिंग द सब्सटेंस, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर या फिर प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर भी चेंज करिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास लिक्विड है, आप उसको टेम्परेचर उसका कम कर दीजिएगा तो लिक्विड क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर कम करिएगा तो वो बर्फ बन जाएगी, आइस बन जाएगी, तो वहां से भी क्या हो जाएगा? अवस्था उसका चेंज हो जाएगा, स्टेट उसका चेंज हो जाएगा। अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा वाटर का, तो वो क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगी, भाप बन के क्या हो जाएगी? वाष्प बन के उड़ जाएगी, मतलब वाष्प बन जाएगी। तो वहां पे भी उसका स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विद एसआई यूनिट। तो आपको पता है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्रा को मापने का योग गुण को उसकी एसआई यूनिट के रूप में मिलता है। सबसे पहले देखिए वॉल्यूम का क्यूबिक सेंटेंस, ये गलत है। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल, पीए। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का, फोर्स का। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, केल्विन। और कैलोरी किसका होता है? हीट का। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर सी। डेंसिटी का क्या होता है? किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर केजी पर मीटर क्यूब। ये किसका होता है? डेंसिटी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बस समझ में आया? पास्कल का होता है पीए, पीए न्यूटन का होता है। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। ये एक वॉल्यूम का नापते हैं इसमें, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है। क्यूबिक सेंटीमीटर को वॉल्यूम में हम नाप लेते हैं, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो वो कहना गलत है। टेम्परेचर का आपको पता है केल्विन होता है, और कैलोरीओ किसका होता है? ये हीट का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फॉर एक्सेलेरेशन, निम्नलिखित में से किसमें त्वरण का सही सूत्र दर्शाता है? एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन आपको पता है, त्वरण पता है क्या होता है? एक्सेलेरेशन अगर हम जाने तो एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है ऐसा यूनिट एक्सेलेरेशन का। अब यहाँ पे बोलना है कि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्सेलेरेशन होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है और कितना टाइम पे, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। अब देखिए एक्सेलेरेशन बराबर फोर्स इंटू मास, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, एम ए। एक्सेलेरेशन इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये भी गलत हो जाएगा। एक्सेलेरेशन बराबर डिस्टेंस बाय टाइम नहीं होता है। दूरी बता समय किसका होता है? ये हो जाएगा आपका चाल का, स्पीड का। ये भी ऑप्शन गलत। एक्सेलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। हाँ, एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी चेंजेस, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये होता है एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो ये आंसर भी, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखिएगा। एक्सेलेरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। एक्सेलेरेशन बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी टाइम, ये इसको एक्सेलेरेशन का ये डेफिनेशन या फॉर्मूला जो भी बोले, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। बात समझ में आई? त्वरण मतलब हिंदी में इसको त्वरण बोलते हैं। और ये था एक्सेलेरेशन के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राशि होता है, तो उसमें आप बोल सकते हैं ये सदिश राशि होता है। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक्सेलेरेशन के बारे में मतलब त्वरण के बारे में, त्वरण के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि त्वरण एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एसिडिटी। तो एसिडिटी निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक अम्लता होती है? अब देखिए अम्लता किसमें से अधिक होती है? एसिडिटी। सबसे पहले पीएच वैल्यू जिसका 7 से कम होगा, जिसका 7 से कम होगा पीएच वैल्यू, उसका एसिडिटी लेवल ज्यादा होगा, और जिसका 7 से ज्यादा होगा उसका वो बेस होता है। अब समझिए जैसे ये रहा आपका, यहाँ पे ये 1 से लेके 14 तक होती है, 1 से लेके 14 तक, बीच में होती है 7। 7 से जिसका ज्यादा होगा उस पीएच वैल्यू, ये पीएच वैल्यू है, ठीक है, 1 से 14 तक होती है, ठीक है। 7 से जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा वो होगा बेसिक नेचर का। क्या होगा बाबू? बेसिक नेचर का। और 7 से पीएच वैल्यू जिसका कम होगा वो होगा आपका एसिडिक नेचर का, ठीक है, एसिड होगा। अब देखिए, और जो 7 होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल।
न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ पे जो 7 से कम होगा मतलब 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, वो आपका एसिडिक नेचर का होगा। और 7 से जो ज्यादा होगा मतलब 8, 9, 10 इस तरह से 14 के बीच में, वो आपका बेसिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे 7 से जितना कम होता जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अगर 5 नंबर का 5 और पीएच वैल्यू 5 और 2 में कंपेयर करें तो 2 का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा 5 के कंपेयर में। इस तरह से 2 और 1 में करें तो 1 का ज्यादा होगा, मतलब जितना पीएच वैल्यू जितना घटेगा एसिडिक उतना बढ़ेगा। पीएच वैल्यू जितना जितना घटेगा, 6 से 5 आएगा तो 6 का कम होगा, 5 का ज्यादा होगा एसिडिक नेचर। इस तरह से यहाँ पे बोला है कि हाईएस्ट एसिडिटी किसमें है, तो हाईएस्ट एसिडिटी आपसे पूछ रहा है, हाईएस्ट एसिडिटी पूछ रहा है। तो अब देखिए मिल्क का जो होता है वो होता है आपका 6.5 होता है किसका, मिल्क का। लेमन का होता है, एग्जैक्ट हम बता देते हैं आपको, एग्जैक्ट मतलब 2.5 होता है। वैसे ऐसे इसको माना जाता है कि 2 से लेके 3 के बीच में होता है, ठीक है, बिटवीन 2 और 3 के बीच में होता है लेमन का। और मिल्क का हो गया 6.5। विनेगर का माने तो विनेगर का होता है 3। ऐसे एग्जैक्ट अगर पूछा जाए आपसे तो 2.5 से लेके 3.5 के बीच में होता है, तो मतलब 3 हम मान लेते हैं। इसका 3 हो गया, इसका आपका 2 हो गया, और वाटर का होता है 0, ये न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब यहां से आपसे पूछ रहा है हाईएस्ट, हम आपको बता दिए कि पीएच वैल्यू जिसका जितना कम उसका एसिडिटी लेवल उतना ज्यादा होती है। तो इसमें सबसे कम पीएच वैल्यू किसका है, लेमन जूस का। लेमन जूस का 2 होता है, तो इसका एसिडिक लेवल भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक अम्लता किसका है, तो वो हो जाएगा आपका लेमन जूस का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में। इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंस एसिडिक लेवल दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे बैट्रिक एसिड, बैटरी एसिड में पीएच वैल्यू कितना होता है बैटरी एसिड का, 0। अगर ये 0 है तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। आपको पता है कि 7 से पीएच वैल्यू जिसका जितना कम होगा एसिडिक लेवल उतना एसिडिक उतना ज्यादा होगा। इस तरह से लेमन जूस का 2 हो गया, विनेगर का 3 हो गया, और टमाटो जूस का 4 हो गया, मिल्क का 6.5। तो ये सब के सब क्या होंगे, एसिड होंगे। क्या होंगे बाबू, एसिड होंगे। ये सब के सब एसिड होंगे। इस तरह से प्योर वाटर की बात करें, तो प्योर वाटर का है 7, प्योर वाटर का 7, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। प्योर वाटर न्यूट्रल। बाकी 7 से जितना ज्यादा वो सब क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। जैसे मान लीजिए साबुन, ये रहा आपका सॉफ्ट सॉल्यूशन, इसका 10 होता है, तो ये क्या आपका बेसिक है। इस तरह से बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये भी आपका क्या है, बेसिक नेचर का है। टूथपेस्ट हो गया, इसका 9 से 10 के बीच में होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस सब्सटेंस दिए हुए हैं जिसका पीएच वैल्यू भी दिया हुआ है और वो किस नेचर का होगा वो भी पता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होगा, 7 से पीएच वैल्यू अगर कम होगा तो ये होगा आपका एसिडिक नेचर का, एसिड होगा। क्या होगा बाबू, एसिड होगा, एसिड होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा तो ये होगा आपका बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर का। और पीएच वैल्यू अगर 7 होगा, पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 होगा, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि वेयर इज द सेल वॉल लोकेटेड एन ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि सेल वॉल किस किस चीज में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है और बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है। बट अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बट प्लांट्स सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या होता है, उसके जस्ट ऊपर में सेल वॉल होता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी जीव के कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है, तो इन प्लांट सेल। पहले हम देखेंगे प्लांट सेल में सेल वॉल होता है या नहीं, और या फिर एनिमल। तो ऑप्शन से आप देखिएगा, यहाँ पे प्लांट सेल है, यहाँ पे एनिमल, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी एनिमल सेल लिखा हुआ है, ये ऑप्शन 2 ऑप्शन गलत, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है। तो 2 ऑप्शन आपका पहले एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है इन ए प्लांट सेल जस्ट आउटसाइड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर में होता है। तो ये आपका सही है। किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर में क्या होता है, सेल वॉल होता है। बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है वेयर ए गन इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि। अब देखिए जब आप बंदूक चलाते हैं तो आप जैसे चलाते हैं तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्यों, क्योंकि आप एक्शन रिएक्शन न्यूटन के तीनों नियम पढ़ेंगे, जिसे गति का नियम बोलते हैं। गति का न्यूटन का फर्स्ट नियम जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, न्यूटन का सेकंड नियम और न्यूटन के
थर्ड नियम, न्यूटन का थर्ड नियम बोलता है एक्शन रिएक्शन लॉ, उसको बोलते हैं हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। कहने का मतलब है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगा वो ऑब्जेक्ट पे आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा, और एक्शन रिएक्शन लॉ पे ही ये गोली मतलब गोली वगैरह ये वाला जो गन है वो इसी पे चलती है। जब आप एक्शन मतलब जब यहाँ से फोर्स लग रही है तो जितना फोर्स आगे की ओर लगेगी उतना फोर्स पीछे की ओर भी लगेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द बार बार एग्जैक्ट नो फोर्स, इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, ये गलत है। रेजिस्टेंस ये भी गलत है। द गन एग्जैक्ट ए बैकवर्ड फोर्स एज ए रिएक्शन, जब आपका एक्शन आगे हुआ तो रिएक्शन आपको पीछे की ओर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका न्यूटन के थर्ड नियम पे डिपेंड करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है, जितना फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएगा वो ऑब्जेक्ट भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन का थर्ड नियम। न्यूटन का थर्ड लॉ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड थ्रू द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई थी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अल्फा पार्टिकल्स की खोज मतलब अल्फा पार्टिकल ये अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या। तो इन्होंने ये रदरफोर्ड किए थे। इन्होंने क्या किया था कि गोल्ड का एक बहुत 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 पतली सी परत ली थी, उसको यहाँ पे लगाया था। उसके बाद यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स अल्फा लाइट इस पे दिया, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लाइट जो है, बहुत सारे लाइट इसके थ्रू पास हो गई, इसके थ्रू इस तरह से पास हो गई, ठीक है, पास हो गई। बट कुछ लाइट थोड़ा बहुत क्या किया था, मतलब थोड़ा बहुत अपना जगह को थोड़ा सा चेंज किया था, थोड़ा था मतलब जिस तरह से जैसे सीधा जा रही थी थोड़ा सा मुड़ी थी। बट कुछ ऐसे थे जो कि इस तरह से वापस यू टर्न होके मुड़ गई थी। तो उन्होंने बताया कि एटम्स के जो होते हैं ज्यादातर एरिया क्या होता है, पूरा खाली होता है। उन्होंने बोला कि एटम्स के ज्यादातर एरिया क्या होते हैं, पूरा खाली होते हैं। बट बीच में जो होता है यहाँ पे ये जो होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब गहरा टाइप से मतलब होता है, ये न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है मतलब यहाँ पे जो है भरा भरा हुआ कुछ है, तो उन्होंने इस चीज को न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है, न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि एटम्स के ज्यादातर पार्ट क्या होते हैं, खाली होते हैं, बट बीच में कुछ गहरा सा है, उन्होंने बोला न्यूक्लियस। ये उन्होंने 19 ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1909 ईस्वी में किए थे, 1909 ईस्वी में। बट जब उन्होंने 1909 ईस्वी में किया, 2 साल के बाद उन्होंने इस चीज को न्यूक्लियस की खोज के बारे में बताया। तो ये 1911 में, तो किस चीज के बारे में, इसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, किसकी, न्यूक्लियस की। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था, और सॉरी 1932 ईस्वी में किया था। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन कब किया था, तो ये शायद 1897 ईस्वी में किए थे, ठीक है। 1897 ईस्वी में जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये हो गया आपका 1897 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज ज्यादातर माना जाता है कि रदरफोर्ड ने ही किया था, रदरफोर्ड ने ही किया था, और ये एक्सपेरिमेंट भी रदरफोर्ड ने ही किया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड थ्रू द रदरफोर्ड्स, ये एक्सपेरिमेंट मतलब न्यूक्लियस की खोज और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन 1897 ईस्वी में, और न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1909 ईस्वी में किया था, और 1911 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज हुई थी। अगर खोज की बात करें मतलब इसके बारे में पब्लिश कब किया गया था, तो 1911 ईस्वी में, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि द प्लांट सेल इज एमेनरली मेड ऑफ, प्लांट सेल किसका बना होता है, प्लांट का सेल वॉल के बारे में बात है, ये होता है सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेल साइज, सेल साइज के रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अब देखिए द साइज ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे समझिए। देखिए सेल का जो साइज होता है ना, वो डिपेंड नहीं करता है कि जिसके बॉडी कितना बड़ा है, मतलब ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है। हाथी में भी उतना बड़ा ही सेल होगा जितना कंपेयर में एक इंसान में होता है। सेल का साइज डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सेल्स हाथी में ज्यादा होगी कंपेयर टू एक इंसान में, वो डिपेंड करता है। हाथी में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा, मतलब सेल की संख्या हाथी में ज्यादा होगी इंसान के कंपेयर में, लेकिन उसका साइज जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है। साइज डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर, ठीक है। फंक्शन उसका क्या है,
तो यहाँ पे लिखा है कि कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो द साइज ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ये आपका गलत हो जाएगा। न्यूक्लियस के नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, केंद्रकों की संख्या पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर भी बोला था साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जी हाँ, उसके कार्य पे संबंधित करता है, नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब उसका ऑर्गेनिज्म आकार, जीव का आकार कितना बड़ा है उस पे सेल का साइज डिपेंड नहीं करता है। सेल का साइज डिपेंड करता है उसका फंक्शन क्या है। हाँ, नंबर ऑफ सेल पूछता है यहाँ पे, तो वो ऑर्गेनिज्म के पे डिपेंड करता है। हाथी में ज्यादा सेल होगी, मेरे में बहुत उससे कम होगी। एक चींटी में मेरे से बहुत कम संख्या में क्या होगी, सेल होगी। तो वो पूछता तो राइट आंसर होता कि ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि सेल का साइज, तो सेल का साइज डिपेंड नहीं करता है ऑर्गेनिज्म पे, सेल का साइज डिपेंड करता है फंक्शन पे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोला है कि द सेल इज द ऑर्गेनिज्म और द टू सेम साइज। गलत है, सेम साइज का नहीं होता है। द मल्टीकुलर ऑर्गेनिज्म द साइज ऑफ द सेल इज ऑलवेज लार्ज। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है। ऐसा नहीं है, बहुकोशिकीय यहाँ पे मतलब जिसमें बहुत ज्यादा सेल होते हैं, और जिसमें एक कोशिका उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है, तो इस ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बता दें कि सेल का साइज डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे, ना कि ऑर्गेनिज्म के साइज पे। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि ए पैसेंजर इज सिटिंग इन ए मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन सडनली व्हेन अ बस स्टॉप द इंडिकेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। चलती बस में खिड़की के पास बैठा एक यात्री यात्री अचानक बस के रोकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह निम्नलिखित में से किस नियम का दर्शाता है? अब देखिए, न्यूटन का आप नियम को याद करिए। न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलते हैं कि अगर कोई इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, अगर वो गति में है तो गति में रहना चाहिए, अगर वो अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहिए। न्यूटन का पहला नियम यही बोलता है। और न्यूटन का पहला नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जरूरत के नियम बोलते हैं। पता है कि नहीं पता है? तो न्यूटन का पहला नियम बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि बस चल रही है और कोई बस अचानक से रुक गई, और जो उस पर बैठे हुए यात्री होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अब देखो, बस चल रही है मतलब वो मोशन में है, गति में है, तो इंसान जो उस पर यात्री बैठा हुआ वो भी क्या है, बस के साथ साथ वो भी मोशन में है, गति में है। अब जब बस अचानक से रुकी तो उसका अपर पार्ट जो क्या है, अभी भी मोशन में, बट नीचे का जो लोअर पार्ट है उसका कमर से नीचे का पार्ट वो सब रेस्ट में, बस के कांटेक्ट में था तो वो रेस्ट में आ गई। बट अपर पार्ट मोशन में थी तो वो मोशन में रहना चाहिए, और जब वो मोशन में रहना चाहिए और बस अचानक से रुक गई तो आगे की ओर क्या होती है, झुकती है, मतलब वो मोशन में ही जाना चाहती है। और ये नियम हमें कौन सा नियम बताता है? तो न्यूटन का पहला नियम बताता है, लॉ ऑफ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, मतलब जड़त्व का भी नियम बोलते हैं। ये आपका न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का फर्स्ट नियम को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और ये जो है वो न्यूटन का पहला नियम पे ही डिपेंड करता है। बात समझ में आई? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। CH4 ये होता है मीथेन का, और ये हो गया आपका शुगर का। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि ये फॉर्मूला किसका है। कमेंट करके बताइएगा कि ये फॉर्मूला किसका है। 25 डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स इज फास्टर इन। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, फास्ट किसमें होता है? तो डिफ्यूजन जो होता है सबसे फास्ट, जिसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे फास्ट होती है उसमें डिफ्यूजन भी सबसे फास्ट होती है। तो डिफ्यूजन सबसे फास्ट होती है गैस में, डिफ्यूजन सबसे फास्ट होती है गैस में, इससे कम होती है लिक्विड में, और इससे भी कम होती है सॉलिड में। सॉलिड में तो ना के बराबर होती है डिफ्यूजन। और ये भी याद रखिएगा कि डिफ्यूजन जो होता है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में सबसे, जिसमें ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा, जिसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, उसमें डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। डिफ्यूजन मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर खुद से खुद फैलना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला है कि सबसे फास्ट, हम जान रहे हैं कि सबसे फास्ट किस में होती है बाबू, गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद सॉलिड। कहने का मतलब है जिसका क्या होता है, पार्टिकल्स, जिसका पार्टिकल जितना ज्यादा दूर पे होगी, जितना दूर दूर फैली होगी, उसमें डिफ्यूजन उतना तेजी से होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो वाटर इज द लो काइनेटिक एनर्जी, वाटर काइनेटिक एनर्जी विथ लो काइनेटिक, नहीं, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा डिफ्यूजन उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हम पहले बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी जिसमें ज्यादा, डिफ्यूजन उसमें ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी जिसमें ज्यादा होगा, डिफ्यूजन उसमें ज्यादा होगा। तो गैस विथ हाई टेम्परेचर, अगर आप गैस को टेम्परेचर हाई करिएगा तो उसका पार्टिकल्स और भी ज्यादा क्या होगी, फैलेगी, और जब पार्टिकल्स और भी फैलेगी तो डिफ्यूजन उसमें सबसे ज्यादा होगी। कंपेयर टू यहाँ पे देखिए सॉलिड, तो सॉलिड में तो ना के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कोल्ड लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है और यहाँ पे गैस एक दिया हुआ है, तो गैस में होगा क्योंकि गैस में पहले ज्यादा होती है। और गैस विथ हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हाई करेंगे ना, जब टेम्परेचर जब हम हाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन और फास्ट होगी, डिफ्यूजन और फास्ट होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्लास्टिड हैव देयर ओवन, इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड, और इसके पास खुद का राइबोसोम होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, ये प्लांट सेल में, ये आपका प्लास्टिड जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये प्लांट सेल में पाया जाता है और इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, ये गलत हो जाएगा। एंजाइम्स, वोकल्स, ये हो जाएगा आपका डीएनए और राइबोसोम्स, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि ए बॉय इज रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक लड़का है 10 मीटर के रेडियस पे सर्कुलर पाथ में रनिंग कर रहा है। ही कंप्लीट्स वन सर्कल इन 1 मिनट, एक बार कंप्लीट होने में वो 1 मिनट का टाइम लगाता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एक लड़का 10 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है, एक चक्कर 1 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। यहाँ पे देखिए एक लड़का है जो एक जस्ट एक मिनट। अब देखिए एक लड़का है, ठीक है, एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या दी हुई, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है, एक लड़का जिसकी सॉरी एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 10 मीटर, ये आपका हो गया 10 मीटर त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक लड़का इसके सर्कुलर पार्ट पे दौड़ रही है, रनिंग कर रही है, इस तरह से घूम के रनिंग की है, और उसको टोटल जो टाइम लगा वो इसको टाइम लगा 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट, 1 मिनट को अब ऐसा ही नहीं, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो ये कितना सेकंड हो जाएगा आपका 60 सेकंड, उसको टोटल 60 सेकंड का टाइम लगा एक बार पूरा चक्कर लगाने में। अब बोल रहा है कि इसका एवरेज औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड, आपको पता है कि स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटे समय। अब आपको सबसे पहले तो इसका डिस्टेंस निकालना होगा, आपको डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि रेडियस सॉरी सर्कल में ये वाला जो होता है, ये पूरा सर्कुलर पार्ट जो ये घूमेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते, परिमिति बोलते हैं। अगर हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, बस समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमिति निकालेंगे, और आपको पता है कि सर्कल का परिमिति वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर ही फॉर्मूला होता है सर्कल का परिमिति। देखिए ये जो है इसका इस तरह से, सॉरी ये क्या है, इस तरह से इसका पूरा एक सर्कुलर पार्ट पे ये घुमा, और ये मतलब बाउंड्री पे घुमा, और ये जो बाउंड्री होता है ना, ये बाउंड्री, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं। तो परिमिति अगर हम निकालेंगे तो इसको पता चल जाएगा कि वो कितना डिस्टेंस को टोटल कवर किया। तो परिमिति सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर। अगर आप इसको काटेगा कटेगा नहीं, इसका कितना हो जाएगा 2 × 2 44, 44 × 10 440, 440/7, ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। अब ये आपको डिस्टेंस निकल गया, अब डिस्टेंस जब निकल गया तो चाल दूरी आपको क्या हो गया, निकल गया, तो दूरी निकल गया, तो आप इस फॉर्मूला पे बैठा लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दूरी डिस्टेंस बराबर कितना आया
440/7 और टाइम कितना है आपका 60 सेकंड। 60 सेकंड है तो 60, अब नहीं कुछ तो नीचे में इसका 1, ये फिर अगर करिएगा तो देखिए ये जाएगा तो ये 1 इधर होगा और ये 60 इधर होगा। तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये कितना बार में 220 बार में, और ये हो जाएगा आपका 30 दूनी 60, ये 0 से 0 खत्म, ये 22 नहीं कटेगा अब, तो ये कितना हो जाएगा 22/21, 22/21 नहीं है। तो देखिए अब इसको डेसिमल में तोड़िए, तो 22/21 को अगर हम डेसिमल में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22/21, 21 से एक बार में एक हुआ। अब देखिए एक बचा, अब नहीं कुछ तो यहाँ पॉइंट देंगे, ये 0। अब देखिए 21 से ये छोटा है तो एक बार और एक 0 देंगे तब होगा, यहाँ पे एक और 0 देंगे। अब 21 जगह 84 होता है, 84 होता है तो ये खत्म, तो 21 जगह 84। अब देखिए यहाँ पे 1.04 और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 1.04 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1.04 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। कैसे बना है, हमने देखा कि एक बॉय जो है वो सर्कुलर पार्ट में घूमा, तो ये जो है सर्कमफ्रेंस पे वो चक्कर लगाया, सर्कमफ्रेंस, तो हम उसका सर्कमफ्रेंस निकाले तो हमको पूरा टोटल डिस्टेंस पता चल गया। अब डिस्टेंस जब पता चल गया, टाइम आपको दिया हुआ 1 मिनट, 1 मिनट का ऐसा यूनिट होता है सेकंड में, तो इसको 1 मिनट को सेकंड में तोड़ेंगे तो 60 सेकंड हुआ, और उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे तो 1.04 मीटर पर सेकंड आता है। बात समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोला कि ए बॉडी इज ड्रॉपेड फ्रॉम ए हाइट, एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया गया, इफ द फॉल्स 3 सेकंड, टाइम वो लिया कितना 3 सेकंड का, टाइम 3 सेकंड का लिया। जी बराबर दिया हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे तो इसका वैल्यू होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट यहाँ पे आपको जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो आप 10 ही लीजिएगा, तो स्मॉल जी का वैल्यू कितना दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद बोलता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि v बराबर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा तो बोल रहा है कि एक बॉडी इज ड्रॉपेड फ्रॉम ए हाइट, एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया गया। हम आपको क्वेश्चन फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन में बताए थे कि अगर किसी चीज को एक जगह से ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप मतलब छोड़ा जाता है, तो वो पहले रेस्ट में होगी तब उसको छोड़ा गया। पहले तो वो रेस्ट में थी, मतलब कि उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब u बराबर क्या लेंगे 0, क्योंकि वो पहले रेस्ट में थी, तो रेस्ट में थी तो u बराबर 0। अब जब रेस्ट में थी तो वहां से फिर वो चला, तो अब वहां से चला तो नीचे वो कितना वेलोसिटी में गिरा वो हमसे पूछ रहा है, उसका अंतिम वेग क्या था। तो अंतिम वेग क्या था तो उसको निकालने के लिए आपको इक्वेशन पता होगा। इक्वेशन क्या हो, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगेगा, 3 इक्वेशन है आपके पास, तीनों इक्वेशन में से यहाँ पे कौन सा लगेगा v बराबर u, क्योंकि v दिया हुआ है, v आपसे पूछ रहा है, u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, t दिया है, तो एक है v बराबर u प्लस gt। यहाँ पे g की जगह a भी होता है, एक्सेलरेशन होता है, बट यहाँ पे ग्रेविटेशन का, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g। तो v बराबर आपको नहीं पता है, निकालना है, u बराबर आपका 0 है, प्लस g बराबर आपका दिया हुआ है 10 और टाइम दिया हुआ है कितना 3, तो ये आप निकल गया v बराबर कितना होगा 30, और ऐसा यूनिट वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें 3 इक्वेशन होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी होता है, या फिर एस बराबर यूटी प्लस जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये भी था क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा इक्वेशन लगाए, एस बराबर वी बराबर यू प्लस जी टी, ये इक्वेशन, क्योंकि हमको v निकालना था, g दिया हुआ था, सॉरी u दिया हुआ था, g भी दिया हुआ था, टाइम भी दिया हुआ था, तो यही वाला इक्वेशन ही लगेगा। तो हमने ये इक्वेशन लगा के यहाँ से हमने अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन ए वाटर इफ, देखो बाबू अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है मतलब वाटर में डूब रही है, सॉरी फ्लोट मतलब तैर रही है, इसका मतलब है कि वाटर का डेंसिटी से उसका डेंसिटी कम होगा, किसका ऑब्जेक्ट का, वाटर का डेंसिटी से उसका डेंसिटी कम होगा, तभी ये क्या होगा फ्लैट करेगा। अगर वाटर का डेंसिटी कम होगा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी से तो ये क्या होगा सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। बात समझ में आई, कहने का मतलब ऐसे समझो कि जैसे देखो मानो कि एक ऑब्जेक्ट, ये वाटर है और ये ऑब्जेक्ट है, मान लो वाटर 1 kg का है और ये ऑब्जेक्ट 2 kg का है, तो ज्यादा बड़ा कौन है वाटर या ये ऑब्जेक्ट, ये बड़ा है
ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है ना, मतलब ये ज्यादा, इसका वेट ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, मतलब सिंक कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। बट अगर वाटर, वाटर 2 kg का है और ये ऑब्जेक्ट 1 kg का है, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये फ्लोट करेगा, मतलब क्या, तैरेगी। कहने का मतलब है कि अगर वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट्स करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट से वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट तैरेगी, फ्लोट्स करेगी। अगर वाटर का डेंसिटी कम होगी ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, डूब जाएगी। वास्तव में वाटर का डेंसिटी पूछा आपसे तो बोल दीजिएगा 1 kg/cm3। ये होता है आपका वाटर का डेंसिटी। ठीक है, बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट हैज द हाइयर डेंसिटी देन वाटर। घनत्व पानी से अधिक होती है, अगर पानी से अधिक होगी तो वो क्या होगी, सिंक कर जाएगी। क्या होगी, वो सिंक कर जाएगी। इट्स वेरी वॉल्यूम, ये गलत हो जाएगा। इट्स जीरो वेट, ये भी गलत हो जाएगा। हैज द लोअर डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी के घनत्व से कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट्स करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि द ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब कैपिटल जी 6.4, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2। देख लीजिए कौन सा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी, सॉरी बाय 2 लिखिए, -2 इसको सेम ही हुआ, ये नीचे में है तो इसको ऊपर कर लिया तो -2 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्मॉल जी, सॉरी कैपिटल जी जो पूरे यूनिवर्सल में इसका वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू, हाँ स्मॉल जी होता है ये, इसका वैल्यू चेंज होता है। इसका वैल्यू अगर मून पे जाइएगा तो 1.6 होता है और अर्थ पे इसका वैल्यू 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू चेंज होती है स्मॉल जी की। अगर कैपिटल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चेंज नहीं होती है। जो कैपिटल जी की वैल्यू अर्थ पे है वही मून पे होगी, वही जुपिटर पे होगी, वही सैटर्न पे होगी। किसी भी अर्थ पे, किसी भी प्लेनेट पे जाइएगा तो इस कैपिटल जी की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जिसको कैपिटल जी बोलते हैं। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं कल डे 2 में, फिर से लाएंगे 30 क्वेश्चंस और धूम मचाएंगे। इसी तरह से बने रहिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बताइएगा। और ठीक है, बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।